सुरनकोट में संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ विस्फोट। आरम पुलिस कैंप में हुए विस्फोट से मचा हड़कंप। विस्फोट से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। टनल का निर्माण बना लोगों के लिए मुसीबत। ब्लास्टिंग से डिगडोल में मकानों को पहुंचा नुकसान। गांव को जाने वाले रास्ते भी हुए तबाह। और कठुआ के कंडी क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन। खनन नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा। सरकारी खजाने को खनन माफिया लगा रहे लाखों का चूना। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। से शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जिला पुंछ लिए चलेंगे और पुंछ के सुरनकोट के अंदर किस तरह से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जिला पुंछ के सुरनकोट में उस समय हड़कंप मच गया है जब संदिग्ध परिस्थितियों में आर्म्ड पुलिस कैंप में यहां एक विस्फोट हुआ है, जिसके कारण कैंप में खड़े कुछ वाहनों की खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की तहकीकात फिलहाल शुरू कर दी गई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके से आप देख रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक विस्फोट हुआ है और कुछ गाड़ियों को लगातार इसकी वजह से नुकसान यहां पर पहुंचा है। लेकिन किस तरह से सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। इस वक्त की ताजा अपडेट और बड़ी खबर आप देख रहे हैं जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके के अंदर से। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चले कि 17 सितंबर 2022 को एक बड़ी घटना पुंछ के अंदर देखने को मिल रही थी और पुंछ के सुरनकोट में डीडीसी सदस्य के घर के ऊपर यहां पर आप देखिए किस तरह से विस्फोट हुआ था। और धमाके में परिवार के जो लोग हैं वो काफी तरीके से किस तरह से यहां पर हड़कंप में थे और काफी तरीके से परेशानी उन्हें झेलनी पड़ी थी। लेकिन उस वक्त आपको बताते चले कि पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंच गए थे और क्षतिग्रस्त जो गाड़ी थी उसे थाने ले जाया गया था। लेकिन आज फिर से एक और बड़ी खबर जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके से सामने आई है, जहां पर आप देखिए आर्म्ड पुलिस कैंप के सामने बिल्कुल ये विस्फोट होता है और कुछ गाड़ियों को इसकी वजह से नुकसान पहुंचता है। इसी पर जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता जमशेद मलिक ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। जमशेद, ताजा अपडेट सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे। देखने को अगर पिछले कुछ अरसे से हम बात करें, सुरनकोट में इससे पहले एक्स एमएलए के घर पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद वो ये कहते हैं कि उनकी फैमिली पे अटैक किया गया। उसके बाद अगर पिछले महीने हम चले जाएं, 16 नवंबर को भी सुरनकोट के अंदर शिव टेम्पल के नजदीक एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं होता मगर मंदिर की दीवारों को नुकसान पहुंचता है, वो भी हमने देखा। उसके बाद देर शाम को भी सुरनकोट के अंदर आर्मड जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस के कैंप के अंदर ये जोरदार धमाका होता है। हालांकि ये मिस्टीरियस ब्लास्ट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान की बात करें, फौज के अफसरान की बात करें, उन्होंने पूरी तरह इस इलाके को घेरे में लिया और सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया। लगातार इस तरह की खबरें सुरनकोट इलाके से देखने को मिल रही हैं, जहां पिछले सवा महीने के 1 महीना 4 दिन के अंदर ये दूसरा मिस्टीरियस ब्लास्ट है सुरनकोट के अंदर। हालांकि खिता पीर पंजाल के दोनों अजला राजौरी पुंछ की बात करें, पिछले कुछ दिनों से काफी मिलिटेंसी की वारदातों को लेकर सुर्खियों में जरूर है, मगर जिस तरह पहले ये खबर सामने आई थी कि सुरनकोट के अंदर एक टेंपल के अंदर धमाका होता है, मगर ये बाद में खबर आई थी कि ये ग्रेनेड धमाका, मगर उसकी पुष्टि किसी ने नहीं की थी। आज के भी इस धमाके की जहां तक बात करें, अभी तक किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि किस चीज का धमाका है, मगर उसके बाद इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरह से आप खुद ही यहाँ पर पूरी डिटेल सामने रख रहे हैं, पहले सितंबर के अंदर आप देखिए धमाका किस तरह से सुरनकोट में फिर शिव मंदिर पर, लेकिन उस बीच में अगर हम फजलाबाद की बात करें, किसी समय पर वो आतंकवाद का गढ़ रहा है और इस तरह से घटनाएं जिला पुंछ के अंदर होना कितने सवाल खड़े कर रहा है। गुरजीत, बिल्कुल पुंछ गढ़, खास करके सुरनकोट इलाके की बात करें, फजलाबाद, गुंडी या सुरनकोट प्रॉपर की बात करें, ये मिलिटेंसी से बहुत ज्यादा इफेक्टेड इलाके होते थे, जहां देर शाम से ही लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते थे, मगर दिन को भी उन लोगों के अंदर डर रहता था। मगर पिछले 10 या 12 साल की बात करें, हालात काफी बेहतर हुए थे, नॉर्मल लौट आए थे और पुंछ को मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया गया था। मगर
पिछले कुछ अरसा से दोबारा राजौरी पुंछ के अंदर मिलिटेंसी की वारदातों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। चाहे हम बाटा दुनिया के इनकाउंटर की बात करें, खंडी के इनकाउंटर की बात करें, बालाकोट के तत्तापानी इनकाउंटर की बात करें, या उसके बाद बाजीमाल इलाके की बात करें, कई इनकाउंटर हमने देखे। उसके बाद जिस तरह सुनकोट की अगर बात करें, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि 16 नवंबर को भी एक धमाका होता है जो शिव मंदिर के दीवार के साथ होता है, उसमें ये कहा जाता था कि ये ग्रेनेड ब्लास्ट, मगर पुष्टि उसकी भी नहीं हुई। आज जो ब्लास्ट हुआ है जम्मू कश्मीर आर्मी कैंप के अंदर हुआ है, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर जहां गाड़ियों के शीशे जरूर टूटे हैं। जमशेद, जरा ये बताइए कि पुंछ के अंदर जिस तरह से सुरनकोट से आज आप खबर दे रहे हैं, फजलाबाद से कितनी दूरी पर ये इलाका है जहां पर आज विस्फोट हुआ है? मुझे बिल्कुल फैसलाबाद से अगर हम इसको लेके चलेंगे 5 से 6 किलोमीटर का फासला इसको हम लेके चल सकते हैं, क्योंकि नदी क्रॉस करने के बाद फैसलाबाद गुंडी का इलाका शुरू हो जाता है। ये पूरा बेल्ट एक वक्त में बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहा है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि हालात काफी जहाँ पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि कुछ वारदातें सामने आई या संदिग्ध लोगों के देखे जाने की खबरें सामने आ रही थी, उसके बाद लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही थी। और 16 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहां सुरनकोट इलाके से 3 संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया, जिसमें से पिस्टल जिनके कब्जे से बरामद की गई थी, और यह भी कहा था पिस्टल ऑस्ट्रेलियन मेड है, उनके साथ साइलेंसर है। हालांकि इसकी भी पुष्टि उनकी तरफ से नहीं की गई। उसी रोज शाम को के नजदीक एक धमाका होता है, पुरस्कार धमाका, और आज फिर एक जोरदार धमाका होता है। हम ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि पिछले हमने देखा था फौज की तरफ से एक बयान जारी हुआ था कि राजौरी और पुंछ के अंदर तकरीबन 25 के करीब मिलिटेंट एक्टिव हैं, और उसके बाद कई इनकाउंटर भी हमने देखे। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि इन इलाकों में मिलिटेंसी को दोबारा जिंदा करने के लिए बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। मगर हालांकि इस ऑपरेशन या इस साजिश को नाकाम करने के लिए फौज की तरफ से लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से सितंबर 2022 की ही हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेरिंग की गोलियां मिली थी और उसके बाद देसी बम के हमले की आशंका जताई जा रही थी। आज जो हमला हुआ है, क्या इस तरह से आशंका जताई जा सकती है या फिर किस चीज का इस्तेमाल किया गया है? कोई जानकारी किसी की तरफ से सामने आ पाई है? सेना की तरफ से, जवानों की तरफ से कुछ साझा किया गया? गुरु जी, अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि देसी बम था या ग्रेनेड था, किस चीज का धमाका या कोई और धमाका अंदर में ही हुआ है। मगर ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है जिसपे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि सुरनकोट के अंदर एक महीने 4 दिन के बाद ये दूसरा धमाका देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम ये कह के चल सकते हैं, अगर ये ग्रेनेड धमाका है तो इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि सुरनकोट के अंदर मिलिटेंसी में दोबारा जान लाने की साजिश देखने को मिल रही है। क्योंकि सुरनकोट के अंदर, खास करके सुरनकोट की बात करें या फजलाबाद या धुंधर का इलाका हो गया, या इसके साथ लगने वाले पुंछ सुरनकोट हाईवे की बात करें, ये बहुत अफेक्टेड इलाके रह चुके हैं अपने टाइम मिलिटेंसी में। मगर जिस तरह मैं बता रहा हूं हालात काफी ठीक हुए थे, मगर पिछले खास करके 1 जनवरी 2023 के बाद ही पीर पंचाल के हालात काफी खराब होना शुरू हो चुके थे, जहां ढांगरी के अंदर 1 जनवरी को नए साल के साथ ही बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया। उसके बाद कई बड़े इनकाउंटर हमने राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे देखे। उसके बाद अगर बात करें सुरनकोट के अंदर भी एक इनकाउंटर हमने देखा इसी दौरान, और उसके बाद ये धौलपुर धमाके जो लगातार देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ है वहां पर पूरा? गुरुजी, सिक्योरिटी को लेके पहले ही सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। सिक्योरिटी उस वक्त अलर्ट कर गई थी जब फौज की तरफ से एक बयान सामने आया था कि राजौरी पुंछ के अंदर 25 के करीब मिलिटेंट एक्टिव है। उसके बाद सिक्योरिटी के लेके राजौरी और पुंछ में काफी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई थी, खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाकों पे काफी नजर रखी जा रही थी। उसके बाद शहर के साथ लगने वाले इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है। उसके बाद ये भी कहा जा गया जो इनके लोग जो OGW हैं उन पे नजर रखी जाए। ये चीजें देखने वाली होंगी, और जिस तरह अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी हम ये मान के चल सकते हैं कि जल्द इसमें पुलिस को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी समय पर फजलाबाद को मिनी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। जिस तरह से आप खुद ही बता रहे हैं कि दिन में समय यहाँ पर होता था जब की मूवमेंट होती थी लोगों की, और बहुत ही जल्दी लोग जो है वो अपने घरों में चले जाते थे और मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी रास्ते का इस्तेमाल करके अब फिर से यहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं आतंकी, या फिर लोकल सपोर्ट? ये भी जी गुरु जी, बिल्कुल हम कह सकते हैं। खाली फजलाबाद की हम बात नहीं करेंगे। फजलाबाद के अगर मैं जिस तरह आपको बता रहा हूं, धुंधक का इलाका हो गया या उसके साथ लगने वाले और इलाके हुए, ये बहुत ज्यादा मिलिटेंसी इफेक्टेड इलाके रहे हैं। उसकी बड़ी वजह ये रही है कि क्योंकि सुरनकोट का अगर ये कहें, सुरनकोट के साथ बॉर्डर कहीं से लगने वाला का नहीं है, मगर सुरनकोट के साथ एक तरफ मेंढर और दूसरी तरफ पुंछ लगने वाला इलाका है, तीसरी तरफ राजौरी का
इलाका लगने वाला है। इसको देखते हुए सेंट्रल प्लेस माना जा सकता है। इसके बाद जिस तरह राजौरी पुंछ या सुरनकोट या पुंछ की हाईवे की बात करें, सुरनकोट पुंछ हाईवे पर भी कई बड़े हमले देखने को मिले थे, मगर अब हालात जिस तरह मैं बता रहा हूं कि काफी बेहतर हो चुके थे। जहां रात भर भी लोग सफर करते नजर आते थे, मगर पिछले कुछ दिनों से हालात काफी दोबारा खराब होना शुरू हो चुके हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि फौज की तरफ से यह दावा भी किया था 25 के करीब मिलिटेंट इन इलाकों में एक्टिव है, उसके बाद बड़े ऑपरेशन भी देखने को मिले। और अब सेना के लिए और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज जरूर बन चुका है, क्योंकि दोबारा कुछ वारदातें इन इलाकों में ऐसा तो नहीं था कि गुरजीत। कहीं पर निगाहें तो कहीं पर निशाना, यहाँ पर सिर्फ एक जिस तरह से कहा जा सकता है कि कवर फायर दे दिया हो और हमला कहीं और होना हो, कहीं ऐसा तो नहीं? ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं और ये भी हम साथ में कह सकते हैं कि कहीं दहशत के लिए भी इस तरह के हमले किए जा सकते हैं, क्योंकि दोबारा दहशत फैलाने के लिए लगातार इस तरह के हमले भी हो सकते हैं। उन चीजों पर भी नजर रखी जाएगी, जिस तरह OGW उन पे अब कड़ी नजर रखी जाएगी। इस वक्त जिस तरह मैं बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान की बात करें या फौज के अफसरान की बात करें, उनकी तरफ से पूरी तरह इस पे इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। और जिस तरह मैंने बताया कि 16 नवंबर के अंदर भी सुरनकोट के अंदर एक धमाका होता है, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी थी, इसके बीच में आज ये दूसरा धमाका होता है। इसके बाद ये बड़ा चैलेंज जिस तरह मैं कह रहा हूं जरूर बन चुका है कि इन लोगों को सामने लाया जाए, क्योंकि जिस तरह ये इलाके हैं ये बिल्कुल रोड के नजदीक के इलाके हैं, यहाँ गाड़ी से चलते हुए या कुछ चीजों से धमाके किए जा सकते हैं। इसमें अब आने वाले दिनों में यह इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला आसपास की कोई शुरू कर दिया सीसीटीवी गया। फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है जमशेद? गुरजी बिल्कुल वो भी देखा जाएगा, किसी दुकान पे सीसीटीवी है या इसके नजदीक कहीं सीसीटीवी है, क्योंकि दूर दराज के गांव के इलाके हैं, यहाँ इस तरह सीसीटीवी ज्यादा लगाए नहीं जाते, मगर फिर भी इन्वेस्टिगेशन है, उस पर जांच शुरू कर दी गई और जरूर मैं कह रहा हूं कि जल्द इसमें कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ग्राउंड जीरो से जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से आर्म्ड पुलिस कैंप के बाहर एक विस्फोट होता है और गाड़ियां इसकी वजह से काफी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है सेना की तरफ से या फिर किसी भी तरह की कोई ब्रीफिंग सामने नहीं आई है। अब देखना ही होगा कि किस तरह से वहां पर काम चल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, जिला रामबन अब आपको लिए चलेंगे। जिला रामबन के डिगडोल में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बन रही टनल का निर्माण कार्य लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टनल के निर्माण में आप देखिए दिन रात जो ब्लास्टिंग हो रही है उसके कारण कई गांवों में यहां पर मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की कगार में है, यानी कि गांव के अंदर भारी नुकसान मकानों को झेलना पड़ रहा है। तो ग्रामीणों के मुताबिक गांव को जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियां आवाजाही को लेकर हो रही हैं। जिस तरह से ब्लास्टिंग हो रही है, टनल बन रहा है, तो आसपास के जितने भी गांव हैं, आसपास में जितने भी घर हैं, उन्हें कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रही है। लेकिन उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, क्या कुछ यहाँ पर कदम जो है वो अब उठाए जा रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है? जी बिल्कुल आशा, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जहां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे अक्सर सुर्खियों में रहता है, एक तरफ हम देखें क्योंकि सेंटर में बैठे लोगों की तरफ से ट्वीट किए जाते हैं कि जनाब हमें ये अचीवमेंट, फला अचीवमेंट हुई है, ये हासिल हुआ है, वो हासिल हुआ है, लेकिन आखिरकार जब हम लोगों की तरफ आते हैं तो लोग कहीं ना कहीं परेशान है। डिगडोल का मकाम है जहां पर टनल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन डिगडोल के लोग परेशान है, और परेशान इसलिए है कि जनाब टनल की कंस्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लास्टिंग हो रही है, लोगों के घरों में दरारें पड़ गई है, इस तरह के इल्जामात जो है डिगडोल के लोगों की तरफ से लगाए गए हैं। उनका ये कहना है कि जनाब टनल के काम के चलते हमारे जो पैदल चलने के रास्ते थे वो भी तबाह बर्बाद हो गए हैं। अगरचे इससे पहले वहां पर मार्केट हुआ करती थी, हमारे ठहरने के लिए, रुकने के लिए कोई जगह थी, लेकिन अब हमारे पास अगरचे गाड़ी का इंतजार करना है तो ठहरने के लिए भी कोई जगह नहीं, सड़क पर हमें इंतजार करना पड़ता है। डिगडोल के लोगों का यही कहना है कि जनाब अगर नुकसान इतना हमारा हो रहा है तो फिर रोजगार हमारे लोगों को क्यों नहीं। अब डिगो के लोगों से जब हम कल बात कर रहे थे वो सड़क पर जरूर आए और उनका यही कहना था कि जनाब हमारी तरफ भी नजरसानी की जाए, हमारे लोगों को भी रोजगार फराहम किया जाए, उसके साथ साथ ब्लास्टिंग जो वहां पर होती है इसका कोई ना कोई अल्टरनेट निकाला जाए ताकि हमारी रिहायशी मकानात को नुकसान न पहुंचे। जहां तक आला अधिकारी से कोई बातचीत हुई है नदीम, कोई आश्वासन आम जनता के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आशा मैं आपको बता दूं, क्योंकि डिगडोल के लोगों ने एक रास्ता चुना है मीडिया को कि जनाब हमारी बात को आला हुकाम तक पहुंचाए। हालांकि इससे पहले वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी मिले हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा उनको यकीन दिलाया गया है कि हाँ जनाब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, और कुछ हद तक उनकी प्रॉब्लम को सुना भी गया। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कब इंतजामिया की तरफ से उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, कब NHAI
उनकी प्रॉब्लम्स को संजीदगी से लेगी और कब उनका पैदल चलने का रास्ता भी बनेगा, कब उनका जो डिमांड है कि पैसेंजर शेड बने कब वो बनेगा, और कब उन लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी, कब उन लोगों को वहां पे रोजगार फराहम किया जाएगा जो भी टनल का काम वहां पे चल रहा है। लेकिन वहां के लोगों का यह इल्जाम है कि जनाब ठीक है, धूल मिट्टी हम खाएं, रोजगार भी हमें मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या कंस्ट्रक्शन कंपनीज में जो लोकल्स हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे जॉब दी जाती है या नहीं दी जाती, ये देखना काफी दिलचस्प है। लगभग कितनी आबादी है वहां पर जो इस वक्त पूरी तरह से परेशान है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि सेरी बी का इलाका भी वहां पर है, डिगडोल का भी वहां पे इलाका है, तो जाहिर सी बात है वहां पे रिहाइश पजीर जो लोग हैं काफी ज्यादा है, लगभग 500 के आसपास हम कह सकते हैं। क्योंकि कुंभू की बात करें, कुंभे कम है, लेकिन जो लोग वहां से ट्रैवल करते हैं, डिगडोल के मकाम से होकर गुजरते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर लोगों की तादाद जो है काफी अच्छी है। हालांकि अगर हम देखें, क्योंकि इस चीज को हमें नहीं देखना है कि वहां पर कितने लोग हैं, लेकिन देखना इस चीज को है कि क्या यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है या नहीं, क्या ये रास्ता जो तबाह हुआ है क्या ये लोगों के पैदल चलने का रास्ता है या नहीं, क्या यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं सड़क पर गाड़ी का या नहीं, इन चीजों को देखना है। और अगर एक शख्स की प्रॉब्लम है उससे भी सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर वहां दर्जनों या सैकड़ों लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी देखा जाना चाहिए, ताकि हाईवे तो चले जनाब, गाड़ियां भी चले, 4 वे भी बने, लेकिन जो लोग हाईवे के किनारे पर रह रहे हैं, जो हाईवे के से मुतासिर है, उनको भी कहीं न कहीं राहत मिले। ताकि नदीम, अगर बात की जाए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वहां पर काम कर रही है, किश्तवाड़ के अंदर भी इसी तरह से हुआ था कि जो भी बाहर की आकर कंपनी काम करेगी तो तवज्जो जो है सबसे पहले प्रेफरेंस जो है वो लोकल्स को दिया जाएगा। आपने देखा पिछले दिनों रामबन के अंदर भी इस पर धरने प्रदर्शन हुए, डोडा के अंदर भी, किश्तवाड़ के अंदर भी, क्या अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि रामबन के अंदर हम साल 2015 से तमाम चीजें देख रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट का चलना, एक तरफ हम देखें अगर नाशी से लेके बानीहाल तक आप देखेंगे तो प्रोटेस्ट हर जगह पे हुए, चाहे वो हमारे पास खारपुरा हो, बानीहाल हो, रामसू हो, गांगरू हो, मगरकोट हो, डिगडोल हो, केला मोड़ हो, रामबन हो, ढलवास हो, चंदरकोट हो, मिहाड़ हो, हर जगह पे प्रोटेस्ट हुए हैं। कहीं प्रोटेस्ट इसलिए हुए कि जनाब हमें पे यहाँ पे एंगेज नहीं किया जा रहा है, लोकल्स को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, कहीं लोगों पे जनाब वेजेस कम मिल रहे हैं, प्रोटेस्ट हर जगह हुए हैं। अब कहीं जगह पर कंपनीज मान रही है, कहीं पर नहीं मान रही है, लेकिन कहीं पर हमने देखा है एएलसी और आरएलसी की इंटरवेंशन की वजह से भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको जॉब तो मिली है। लेकिन अब एक तरफ दूसरी तरफ, क्योंकि एक हिस्सा तो ये है, एक पहलू ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जब काम चल रहा है, हाईवे को वाइड करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कहीं आबादियां, कहीं बस्तियां बर्बाद तबाह हो गई है। जहां हम ढलवास की बात करें, थनाड़ी करोल की बात करें, उसके साथ साथ में हम अशरी रामबन को देखें, हालवगन को देखें, और अब हमारे पास एक और नई जगह है जो डिगोग है, जहां के लोगों ने कहा है जनाब ब्लास्टिंग की वजह से नुकसान हमें हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखना होगा। इंतजामी अमूर चलाने वाले लोगों को हालांकि इंतजामिया की तरफ से यकीन तो दिलाया गया है, लेकिन एनएचआई को भी इस तरफ ध्यान देना होगा कि जनाब आप प्रोजेक्ट बनाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन लोगों को जो परेशानियां हो रही है उन पर भी नजरसानी करे, ताकि वो परेशानी आसानी में तब्दील हो सके। धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा हमारे संवाददाता रामबन से नदीम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से टनल की ब्लास्टिंग हो रही है, विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिस पर विभाग को, सरकार को और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आम जनता का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, उस पर भी नजर गड़ाई जाए और लोगों को राहत पहुंचाई जाए। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको लिए चलेंगे जिला कठुआ, और कठुआ के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो देख लीजिए, क्योंकि कठुआ के कंडी क्षेत्र में इन दिनों धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। खनन माफिया तमाम खनन के नियमों को ताक पर रखकर ये खनन कर रहा है और सरकारी खजाने को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। वहीं खनन विभाग और जिला प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से कार्रवाई यहां पर खनन पर भी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खुशी की लहर जरूर मची थी। अब एक बार फिर से खबर जो है वो जिला कठुआ से सामने आई है, जहां पर नियमों को ताक पर रखकर खनन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विभाग ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? अभी तक विभाग क्यों आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कठुआ के कंडी क्षेत्रों में धड़ल्ले से ये अवैध खनन यहाँ पर हो रहा है। और क्या कुछ पूरी ताजा जानकारी है, रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, किस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि विभाग पर सवाल या निशान उठ रहे हैं? बिल्कुल आशा, आपने तस्वीरों में देखा साफ तौर पर किस तरह कठुआ इलाके के जो जिले के जो जितने भी नेशनल हाईवे के ऊपरी इलाके हैं, कंडी का इलाका है, वहां पर जंगलात की भूमि पर अवैध माइनिंग का काम धंधा जो है वो धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। ये पिछले 1 महीने से लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं, और जो पहले नदी नालों में जो अवैध माइनिंग का काम चलता था, अब पहाड़ों को नष्ट करने का काम जो है वो किया जा रहा है। अब मिट्टी का खेल जो है वो बड़े पैमाने पर कठुआ जिले में चल रहा है। अवैध माइनिंग, इसको लेकर जे भी अवैध माइनिंग का एक
हिस्सा है, एक बहुत बड़ा नेक्सिस है, क्योंकि रोड्स के काम लगे हुए हैं, नेशनल हाईवे के काम लगे हुए हैं, एक्सप्रेसवे का काम लगा, वहां पर मिट्टी की डिमांड है। लेकिन माइनिंग माफिया के लोग जो है कई जगह परमिशन पे और कई जगह पर, ज्यादातर जगहों पर बिना परमिशन के ही जो माइनिंग विभाग से नहीं ली गई है, उसके बावजूद अपनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर ये और डंपर लगाकर वहां पर से मिट्टी उठाकर लेके जाई जा रही है। अगर कोई रंजीव, क्या बोलता लगता है है तो क्या उसको कारण धमकी है दी कि जाती आखिर है। विभाग इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? बात इस कहीं ना कहीं इस बारे में बात की जाए तो विभाग से बात जब हमने करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि जो एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगी हुई कंपनी है उसकी तरफ से सारे मापदंड जो है वो पूरे कर दिए जाते हैं, उसके बाद ही उनको परमिशन जो है वो मिट्टी की दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जिस तरह तस्वीरों में देखा कि जो तयशुदा मानक होते हैं माइनिंग के, किसी जगह को किसी जगह पर माइनिंग करनी है तो उसके मानक हो गया 1.5 मीटर या 2 मीटर तक, यहाँ पर 8 से 10 मीटर तक की गहरे खड्डे डाल दिए गए हैं। पूरे 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 पहाड़ों का अस्तित्व जो है खत्म किया जा रहा है। इसको लेकर हमारा सवाल था, इसके ऊपर विभाग द्वारा चुप्पी साध ली गई और विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन लगातार धड़ल्ले से इस तरह की माइनिंग का लेकिन होने उस से बीच में लोगों आपने में कहीं देखा ना कि कहीं रंजीव, विपक्षी पार्टियां भी किस तरह से हमलावर हो रही थी सरकार पर कि जम्मू कश्मीर का जो खनन है वो बाहर भेजा जा रहा है। उन्होंने रेत को लेकर बात की, बजरी को लेकर बात की और अब आपने मिट्टी को लेकर बात की है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं, लेकिन कारण क्या कुछ है? किस तरह से कार्रवाई विभाग को करनी चाहिए? विभाग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को पूरे इख्तियारात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो जो छोटा वाहन चालक है, चाहे ट्रैक्टर ट्राली वाला होता है, उसको पुलिस पकड़ कर लेती है, जहां माइनिंग विभाग वाले भी उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े जो डंपरों के साथ 20-20 30-30 डंपर लगाकर और 3-3 4-4 मशीनें बड़ी पोक लेने लगाकर काम कर रहे हैं, उनको कोई हाथ नहीं डालता है। जो जब हम कवरेज कर लिए वहां पे जाते हैं तो उनका कहना है आप जो मर्जी करो, हमारे तार ऊपर डीसी से लेकर ऊपर अधिकारियों तक जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास उनका कहना है कि वह लोग सबके साथ मिले हुए हैं और सबसे हमारी बात जान पहचान है लेकिन और दूसरी हमने तरफ बात तो कर रंजीव, रखी है। सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर से भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की गई है और उस पर काम चल रहा है। बिल्कुल, ऐसे ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर होता है, क्योंकि अवैध माइनिंग का खेल है, पैसों का लेन देन है और यहाँ इसके चलते यहाँ पर धड़ल्ले से ये जो भ्रष्टाचार जो है वो किया जा रहा है, सेटिंग होती है, लोगों का कहना चलिए, है, क्योंकि अवैध रूप से जो काम नियमों को ताक पर रखकर किया जा ठीक रहा है है। रंजीव, बहुत बहुत कई धन्यवाद सैकड़ों जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नियमों को ताक पर रखकर ये सारा काम किया जा रहा है, इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि विभाग इस पर कार्रवाई क्या कुछ करता है। आगे बढ़ जाते हैं जिला सांबा के ब्लॉक रामगढ़ का नंदपुर हाई सेकेंडरी स्कूल। यहाँ छात्र ऐसे क्लासरूम में पढ़ने को मजबूर हुए हैं यहाँ पर, जिनकी छात्र जो है वो आप देखिए किस तरह से बात भी कर रही हैं, लेकिन टीन ही नहीं है छत के ऊपर। तो जाहिर तौर पर समझिए कि किस तरह से बच्चे पढ़ रहे होंगे। स्कूल में शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के मुताबिक उनका स्कूल भारत पाक सीमा से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्हें हर समय पाकिस्तान की फायरिंग का भी डर सताता है, लेकिन स्कूल की छात्र छात्राओं के मुताबिक जब भी वो स्कूल में पढ़ाई करने पहुंचते हैं तो उन्हें बस इसी बात का डर यहां पर सताता है, कहीं स्कूल फायरिंग रेंज में ना आ जाए और टीन को तोड़कर पाकिस्तान के मोर्टार शेल अंदर न गिर जाए। तो छात्रों ने यहाँ पर आप देखिए सरकार से जल्द स्कूल के कमरों पर पक्की छत डालने की मांग करती है। ये स्कूल बॉर्डर के पास है। इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई की जाती है। इस स्कूल में लेक्चरर्स, टीचर्स ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हमें बोर्ड्स के साथ एज वेल एज कॉम्पिटिटिव भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो हमारे स्कूल की बिल्डिंग्स है टीन्स वाली, उसके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मतलब इससे ये नहीं है कि पानी वगैरह आता है। ओवरऑल हम इसमें पढ़ाई अच्छे से करते हैं, लेकिन जब शेलिंग वगैरह होती है तब एज ए ह्यूमन सभी के अंदर एक डर होता है कि हम मर ना जाएं। तो उस डर की वजह से कई बार हम
अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। जब यहाँ पे शेलिंग वगैरह होती है, हमारे अंदर वो फियर होता है कि कहीं हम भी उस डेथ का शिकार ना हो जाएं। तो सर मैं उसके लिए कहना चाहती हूँ एज अ गवर्नमेंट को कि जो फंड्स आते हैं इसको जल्द से जल्द रीबिल्ड किया जाए और अच्छे से बनाया जाए, ताकि जो हमारा फियर है वो खत्म हो जाए। बॉर्डर एरिया में आता है स्कूल, और बॉर्डर एरिया के मतलब कि नियर काफ़ी नज़दीक है ये स्कूल। वैसे तो हमें कोई समस्या देखनी नहीं पड़ती है स्कूल में, ऑल मतलब कि ऑल इज़ वेल है स्कूल में, कुछ भी हम प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं। बस डर ये रहता है कि जो यहाँ के टीन शेड के जो रूम है और आए दिन मतलब कि शेलिंग होती रहती है, हमें ये डर रहता है कि मतलब कि स्कूल में बुलेट्स ना आ जाएं, ऊपर से ना हो जाएं बच्चों में। हमारे दिल में ये डर है कहीं ना कहीं कि हाँ, डरते हुए पढ़ाई करते हैं कई बार, बल्कि ऐसा हमेशा नहीं होता, पर अभी हाँ, और पाकिस्तान का तो हमें पता ही नहीं है। पता तो है कि वो कभी भी बिना बताए ऐसे ही फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। और वैसे तो ये रूम्स मतलब कि ठीक है पढ़ने के लिए, पर शेलिंग के लिए ज़्यादा डर रहता है हमारे दिल में। और हम ये चाहते हैं कि मतलब कि ये रूम रिकंस्ट्रक्टेड हो, अच्छे से बनाए जाएं, अच्छी इनकी वो मतलब कि शटरिंग हो, और हम हमारे दिल से ये डर निकल जाए कि जो फायरिंग का डर है हमारे दिल से निकल जाए, बस हम यही चाहते हैं। है कि ये सच बात है कि हमारा स्कूल जो है इसकी जो बिल्डिंग है बहुत ही पुरानी है। ये 1956 से इसकी बिल्डिंग बनी है, वो फार्म हाउस होम थे, और आज ये स्ट्रक्चर जो है हमारे स्कूल के लिए काम आ रही है, क्लास वर्क के लिए काम आ रही है। तो इतना खतरा भी नहीं है कि हम बॉर्डर के इतने पास भी नहीं है, क्योंकि 5-6 किलोमीटर तो है। अक्सर मैं पिछले 2.5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं है। फिर भी आशंका हो सकती है कि कभी किसी कोई फायरिंग हो तो हमारा स्कूल जो है वो रेंज में आ सकता है, नुकसान हो सकता है। फिर भी गवर्नमेंट की ओर से हमारे स्कूल को जो ग्रांट्स हैं वो काफ़ी दी जा रही हैं। हमारे जो एक 3 शेडेड कमरे हैं इनके लिए 5 कमरे का हमारा G+1 यानी 5 नीचे 5 ऊपर 10 कमरों का 1 करोड़ 65 लाख रुपीस जो है वो सैंक्शन हो चुका है, और उसका DPR भी बन चुका है। और मुझे उम्मीद है कि अभी 2024 के स्टार्ट में वो काम शुरू हो जाएगा और हमारी समस्या जो वो बिल्कुल नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ बाकी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स की कोई कमी नहीं है। अभी मेरे स्कूल में 36 लाख से एक हॉल बना है, वो भी बढ़िया एग्जामिनेशन हॉल बना है। इसके साथ साथ समग्रा की ओर से भी हमारे पास केमिस्ट्री लैब, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम और लाइब्रेरी वो समग्रा की ओर से बने हैं। और इसके साथ साथ बाकी भी रिपेयर का पैसा जो टाइम से टाइम आ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।